नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरी सैलरी स्लिप। मैंने थंबनेल में एक्चुअली में लिख दिया है, तो ये है मेरी सैलरी स्लिप जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। पर चिंता मत कीजिएगा, ये मेरी सैलरी स्लिप 2020 के या 21 की नहीं है। ये मेरी सैलरी स्लिप है 2014 की, जब मैं काम करता था गूगल गुड़गांव में कंपास में। जी हाँ, ये मेरी 2014 की सैलरी है। अगर आप इसमें सैलरी देखेंगे वो है मात्र 35,675 रुपये। ये आप देख लीजिए। और जो मुझे इसमें कट के मिलता है, जो मेरी नेट है वो सैलरी आती है, वो आती थी अराउंड 30,000 समथिंग, 30,59 रुपीज़। तो लगभग इतना मुझे मिलता था 2014 में। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को बताया जाए जो भी आपको सैलरी मिलती है आपके होटल या रेस्टोरेंट के द्वारा, वो सिर्फ सैलरी नहीं होती है, उसके अंदर कई सारे और भी कंपोनेंट होते हैं जो कि जोड़े जाते हैं, प्लस और माइनस इसमें से कई सारी चीज़ें डिडक्ट की जाती है। आपका पीएफ हो गया या ईएसआई हो गया या उस प्रकार की चीज़ें, तो वो वही सारी कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब भी हम लोग अपने होटल मैनेजमेंट ख़त्म करते हैं, हम लोग कहीं पे कॉमी 3 या ट्रेनिंग कॉमी या किसी भी पोजीशंस पे ज्वाइन करते हैं, तो हमको पता ही नहीं होता है। इवन मैंने कई सारे ऐसे सूस शेफ्स भी देखे, अपने सीडीपी भी देखे, जिनको यही नहीं पता होता था कि उनका कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, टैक्स क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ, अगर आप बोलेंगे यहाँ पर मैं सिर्फ 30,000 कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सूस शेफ था, बहुत ही ज़्यादा कम है। पर इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं शिप में जॉब कर रहा था, मेरी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा आती थी, डॉलर्स में तनख्वाह मिलती, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगी। और मैं एक अच्छी पोजीशंस पे था, मैंने नॉर्मल छोटी पोजीशन से ज्वाइन किया, कई सारी कंपनी बदली और मेरी कई बार प्रमोशंस भी हुई। तो उस समय मैंने छोड़ा और मैं अभी यहाँ हूँ। अगर अब की बात करूँ, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। उसके लिए मुझे फिर आपको अपने अकाउंट्स की पूरे ट्रांजेक्शन्स दिखाने पड़ेंगे, मंथली ट्रांजेक्शन दिखाने पड़ेंगे कि मैं कितने अर्न कर रहा हूँ। फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हुआ तो देखते हैं, वो भी दिखा देंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। पर वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको जो भी सैलरीज मिलती हैं उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी एक बेसिक सैलरी होती है जो कि एक कंपनी हम लोगों को पे करती है। अब बेसिक सैलरी आपकी कुछ भी हो सकती है, सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे, वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, इसमें आपको HRA हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि आपकी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 10,200 मेरी बेसिक सैलरी है और इसमें मुझे 7,140 रुपये मुझे यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा है वो यहाँ पे है मेरे कन्वेंस का। कन्वेंस माने जो मेरे आने जाने का खर्चा होता था, तो लगभग 2,550 रुपये मुझे दिए जाते थे कन्वेंस के लिए, ताकि मैं अपने घर से आराम से आऊँ जाऊँ, चाहे मैं अपने खुद के व्हीकल इस्तेमाल करूँ या मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँ। इसके बाद मुझे मेडिकल अलाउंस दिया जाता पर मंथ, वो था मेरा 1,250 रुपये। क्योंकि मैं सीनियर पोजीशंस पे आता था, मेरी सैलरी ज़्यादा थी बाकी लोगों की तुलना में, तो मुझे मेडिक्लेम मिला था, ईएसआई मेरा नहीं करता था। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट कंपोनेंट मिलता था वो था मेरा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट अलाउंस। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे था, वहाँ पे मैं ही पूरी उस साइट को हैंडल कर रहा था। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं था, जो बॉस था उसे पहले ही कंपनी ने निकाल दिया था। तो यहाँ पे जो मुझे मिलता था वो मिलता था मुझे 4,404 रुपये। अगर आप देखेंगे तो ये जो, अगर आप बोलेंगे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, मतलब कि मुझे अपने खुद के डेवलपमेंट में के लिए पैसा दिया जाता था ताकि मैं खर्च करूँ, चाहे मेरे कुछ नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए या मुझे कुछ नई स्किल्स सीखनी है, उसके लिए मुझे पैसा दिया जाता था, ताकि मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करूँ, ताकि और मैं खुद आगे बढ़ूँ, आगे जाऊँ, कंपनी के लिए मैं आगे जाऊँ। क्योंकि अगर मैं कुछ नया सीखूँगा तो जो भी मैं नया सीखूँगा, क्योंकि कंपनी पे कर रही है उसके लिए, तो मैं कंपनी में ही उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करूँगा और कंपनी की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट कंपोनेंट मिलता था वो थे मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस। आप देख लीजिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस का मतलब है कि जो भी मैं प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, मैं शेफ़ हूँ वहाँ पे, तो उसको मैं और क्या डेवलप कर सकूँ, चाहे कोई एक नई कुजीन सीखने को हो, नए स्किल्स सीखने को हो। पर ये कलनरी के बेस पे है। जो पहले वाला था वो एक ओवरऑल था, मेरी पर्सनालिटी को लेके था, पर यहाँ पे जो है वो सिर्फ मेरे प्रोफेशनल शेफ़ वाले लेवल को लेके आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट मिलता था वो आपका अलाउ प्रोजेक्ट अलाउंसेस। ये मुझे लगभग मिलते थे 7,551 रुपये।
अब ये प्रोजेक्ट का मतलब है कि कुछ भी अगर मैं कुछ नया एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ अपने लिए, तो मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट से कुछ भी हो सकता है, कुछ एक नई आप बोल दीजिए मुझे कुछ एक नया कुछ ख़रीदना है, वहाँ के लिए सारे पैसा होता था। तो अगर मैं इन सब को टोटली ऐड करूँगा तो ये लगभग 35,000 रुपये बनते थे, 35,675 रुपये। ये 35,675 रुपये बनते थे और इसमें से ये सारे तो प्लस हो जाते थे। अब इसमें से जो चीज़ें माइनस होती थी वो होती थी मेरी यहाँ पे इनकम टैक्स। लगभग 4,882 रुपये मेरा इनकम टैक्स कटता था। अब ये इनकम टैक्स अगर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे ये वापस भी मिल जाता है। मुझे इस साल भी काफ़ी अच्छा अमाउंट वापस मिला, मैंने रिटर्न टैक्स फाइल करी। तो जो भी शू शेफ CDP देख रहे हैं जिनका भी टैक्स कटता है तो प्लीज़ रिटर्न्स को फाइल कीजिए। मैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ आप लोग टैक्स फाइल कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना सारा अमाउंट गवर्नमेंट को दे देते हैं, पर जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें वापस मिल जाता है। आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। लोग 500-700 रुपये में आपकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप खुद भी सीखे तो खुद भी वो कर पाएंगे, पर आपको आप देखेंगे कि वही पूरे साल भर का 10-20 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा जो भी आपने टैक्स पे किया होता है वो सारा मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे PF है मेरा 1224 रुपये कुछ कट रहा है यहाँ पे। अगर आप PF देखेंगे ये 1224 रुपये, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है या तो आप उसका 12% कटवा लीजिए या फिर आप उसके 1800 रुपये कुछ कटवा लीजिए। रूल है अलग अलग, तो आपके स्टेट में क्या रूल है या आपकी कंपनी क्या रूल अप्लाई करती है वो आपको पूछना पड़ेगा अपनी कंपनी से। तो यहाँ लगभग 1224 रुपये मेरे जो मेरा PF या आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कटा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 10 रुपये ये लेबर वेलफेयर में डाले हैं, ये पता नहीं कहाँ जाते थे, मुझे भी कुछ पता नहीं। तो लगभग ये जो डिडक्शन होता था पर मंथ मेरा 616 रुपये का होता था। 5,116 रुपये का होता था। अगर इसको मैं 35,000 में से माइनस कर दूं तो लगभग 30,059 रुपीज़ मेरी पर मंथ सैलरी आती थी। तो ये लगभग 2014-15 की बात है, लगभग 1.5 साल करीब मैंने वहाँ कुछ काम किया। तो आप देखेंगे कि यही सारे कंपोनेंट आप लोगों की भी सैलरीज़ में होंगे और आप लोगों को उनको अच्छे से जज करना है और आप लोग एक तरीके से हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और आपका कहाँ कहाँ पे पैसा डिडक्ट हो रहा है। जिनकी सैलरीज कम होती है, 20,000 से कम होती है, उनका ESI कटता है। हम लोगों का मेडिक्लेम होता था क्योंकि हमारी सैलरी 20,000 से ज़्यादा थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बताने का मकसद मैंने आपको बताया। अपनी टैक्स फाइल कीजिए, टैक्स फाइल करके आपको फ़ायदा होगा। आपको अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और एटलीस्ट जो आप कर रहे हो, जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए। और कुछ भी अगर आपको लगता है, वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, लंबी हो जाएगी, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो सैलरी स्लिप को लेके या कोई और ऐसे एस्पेक्ट जो आप जानना चाहते हैं जिससे भी आप लोगों की ग्रोथ हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी वीडियोस बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको कुछ भी चाहते हैं मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना, मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।